वर्चस्विनी मन में सोचने लग जाती है, क्या मैं चटर्जी को बता दूं कि तारा मेरी बेटी नहीं है और मैं उसे इंसाफ दिलाने के लिए मायाधारी के पीछे पड़ी हूं। चटर्जी वर्चस्विनी को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ मैम, आप फिर क्या सोचने लग गई? वर्चस्विनी ना में अपना सिर हिलाते हुए मन में सोचती है, नहीं, मैं चटर्जी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने इसे सब कुछ बता दिया तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि तारा मेरी असली बेटी नहीं है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चटर्जी फिर वर्चस्विनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, मैम आप अभी भी चुप क्यों हैं? मेरी तो यही बात समझ में नहीं आ रही है कि हम मायाधारी के पीछे क्यों पड़े हैं। वर्चस्विनी बात को छुपाते हुए कहती है, चटर्जी, क्योंकि देविका और उसके परिवार के गायब होने के पीछे मायाधारी का ही हाथ है। चटर्जी तुरंत पूछता है, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं मैम कि इन सबके पीछे मायाधारी का ही हाथ है? वर्चस्विनी झट से कहती है, तुमने सुना नहीं था क्या चटर्जी की डायना ने क्या कहा था? डायना की बातों से साफ पता चलता है कि उसका पूरा शक मायाधारी पर ही था और मेरा शक भी उसी पर है। इसलिए मेरा माया नगरी जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है देविका के घर से कुछ क्लू मिल जाए जिससे हम मायाधारी तक पहुंच सके। जब तक मायाधारी को हम पकड़ नहीं लेते हमारे सामने सच नहीं आने वाला। इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा, पता लगाना होगा कि तारा के नामकरण वाली रात क्या हुआ था। देविका और उसका पूरा परिवार अचानक से कहां पर गायब हो गया था। चटर्जी हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर मैम आपका जाना जरूरी है क्या? चार्ली जी और जाटव जी को ही भेज दीजिए ना। सीनियर ऑफिसर के बिना पुलिस स्टेशन कैसे चल पाएगा? वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, अभी ये दोनों ही गए थे ना, देखा ना तुमने कैसे आधे अधूरे काम करके आए हैं। जो मेन काम था देविका के घर की तहकीकात और तलाशी वो तो करके ही नहीं आए। चार्ली और जाटव फिर शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, और रही पुलिस स्टेशन संभालने की बात, तो तुम हो ना स्टेशन संभालने के लिए, बहुत चतुर हो तुम अपने नाम की तरह। चटर्जी मुस्कुराते हुए शर्माने लग जाता है। वर्चस्विनी चार्ली से कहती है, चार्ली जल्दी चलो, पहले तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो, मैं अपने और तारा के सामान की पैकिंग कर लेती हूँ, जब तक तुम अपने सामान की पैकिंग कर लेना। चटर्जी शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा मैम आपने? तारा के सामान की पैकिंग? इसका मतलब आप तारा को भी अपने साथ ले जा रही हैं, पर क्यों? आखिर तारा का वहां पर क्या काम है? वर्चस्विनी चटर्जी पर गुस्सा करते हुए मन ही मन सोचती है, ये चटर्जी ना बड़ा शक करता है अपनी सीनियर पर भी। अब इसे कैसे बताऊं कि मैं तारा को उसकी जन्मभूमि दिखाने ले जा रही हूँ? आखिर उसका भी तो हक है वो जगह देखने का जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वर्चस्विनी जल्दी से कोई सा बहाना सोचकर चटर्जी से कहती है, वो क्या है ना चटर्जी, जब से तारा का जन्म हुआ है वो मेरे पास ही रही है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अब ऐसे ही मैं उसे यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने आज तक उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा है, ना ही आगे छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चटर्जी को वर्चस्विनी की बातें ठीक लगने लग जाती हैं, इसलिए वो पलटकर कुछ नहीं कहता है। वर्चस्विनी चटर्जी को घूरते हुए कहती है, अब अगर चटर्जी तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या हम जा सकते हैं? वो क्या है ना, हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं और लेट नहीं होना चाहती हूँ। चटर्जी अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, मैम ये आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? आपको मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल जा सकती हैं। आखिर मैम है आप मेरी। आप यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी चटर्जी कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। वर्चस्विनी चार्ली के हाथ में जिप्सी की चाबी थमाते हुए कहती है, चलो चार्ली। वर्चस्विनी और चार्ली वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ युग और उसके दोस्त काला झाड़ी जंगल पार कर रहे थे। युग ने अपने हाथ में डायना के दोनों बड़े बड़े बैग्स पकड़ कर रखे हुए थे। बिंदु की दुकान से युग ही डायना के बैग्स पकड़कर आगे चलता जा रहा था। उसने वो बैग्स किसी और को पकड़ने ही नहीं दिया था। युग डायना के साथ साथ आगे आगे जा रहा था तो उसके पीछे पीछे शालिनी और उसके पीछे कछुआ और कायर। डायना ने अपने हाथ में अपनी बिल्ली लूसी को पकड़ कर रखा हुआ था। डायना युग से बड़े प्यार से कहती है, युग अब तुम थक गए होगे, लाओ मुझे दे दो मेरे बैग्स, मैं पकड़ लेती हूँ। युग डायना को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं रहने दो डायना, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, 5-10 मिनट का ही रास्ता बचा है। डायना कहती है, अच्छा फिर ठीक है, पर ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचकर अगर आपका हाथ दर्द करे तो मुझे बता देना, मैं मालिश बहुत अच्छे से करती हूँ, मैं आपके हाथ की मालिश कर दूंगी। शालिनी युग और डायना के जस्ट पीछे चल रही थी, जिस कारण उसे उन दोनों के बीच की सारी बातें सुनाई दे रही थी। डायना की बातें सुनकर शालिनी आग बबूला हो गई थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी यदि उसने कुछ बोला तो वो युग की नजरों में गिर जाएगी, और वो युग की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी। जब से डायना आई थी युग ने शालिनी की तरफ अच्छे से देखा तक नहीं था। युग और डायना बस आपस में ही बातें करने में लगे हुए थे। कायर और कछुए को भी युग और डायना के बीच की बातें सुनाई दे रही थी।
कछुआ धीमी आवाज में कायर से कहता है, सुना तूने कुछ? कायर कहता है, हाँ सुना यार, मालिश करने की बात चल रही है। मैंने बिंदु की दुकान का इतना काम किया पर उसने कभी मेरे हाथ पैर की मालिश करने का नहीं कहा। और ये उसकी कजन डायना को देखो, युग ने उसके 2 बैग्स क्या पकड़ लिए, उसके हाथ की मालिश करने के लिए उतावली हो रही है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, यार कुछ भी बोलो, ये युग है बड़ा लकी। पहले इसे उसकी वो यामिनी मिली थी और फिर शालिनी, और अब ये नई आ गई डायना। पता नहीं इन लड़कियों को इस युग में क्या दिख जाता है। कायर कहता है, लगता है ऊपर वाले ने सारे अंगूर एक ही लंगूर के हाथ दे दिए हैं। कायर की बात सुनकर कछुआ ठहाके मारने लग जाता है। कायर और कछुआ ठहाके मार ही रहे थे कि तभी डायना चलते हुए ही कहती है, लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं लगा है, बल्कि किस्मत वाले की झोली में सारे सितारे एक साथ गिर गए हैं। अब उसे चुनना है कि उसे कौन सा सितारा पाना है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, कायर और कछुए की हंसी अगले ही पल गायब हो जाती है। कछुआ मनी मन सोचने लग जाता है, शालिनी भी हमारे आगे चल रही है, उसने तो हमारी बात नहीं सुनी, फिर ये उससे भी दूर चल रही डायना ने कैसे सुन ली? युग परेशान होते हुए डायना से पूछता है, क्या बोला तुमने अभी? वो अंगूर किस्मत सितारा? मैं कुछ समझा नहीं। बात को पलटने के लिए डायना अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये जो जंगल हम पार कर रहे हैं यही काला झाड़ी जंगल है ना? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना तुमने एकदम ठीक कहा, ये काला झाड़ी जंगल ही है। डायना कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा तो यही वो काला झाड़ी जंगल है जहाँ पर सदियों पहले भक्षानर रहा करता था। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, युग, शालिनी, कछुआ और कायर चारों अपने कदम एक साथ रोक लेते हैं और हैरानी के साथ डायना को देखने लग जाते हैं। डायना धीरे धीरे कहती है, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देखने लग गए? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? युग डायना पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें भक्षानर के बारे में कैसे पता? डायना चेहरे पर हंसी रखते हुए कहती है, कैसे पता नहीं होगा? आखिर भक्षानर ने ही तो यक्षिणी को इस लोक में बुलाया था ना। अगर भक्षानर नहीं होता तो यक्षिणी इस लोक में आती ही नहीं। देखा जाए तो ये यक्षिणी की कहानी भक्षानर के कारण ही शुरू हुई है और उसके लिए अभिशाप का कारण भी वही है। युग तुरंत डायना से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? डायना जवाब देती है, मुझे ये सब बातें प्रशांत अंकल ने बताई थी। कायर कुछ याद करते हुए कहता है, प्रशांत अंकल? यू मीन बिंदु के पापा? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ बिंदु के पापा। तब वो शांत नहीं हुए थे, उन्हीं के साथ तो बचपन में बिंदु मेरे घर आया करती थी। इस बार कछुआ डायना पर शक करते हुए पूछता है, तुम्हें बचपन की बातें अभी तक याद है? डायना कहती है, हाँ मुझे याद है, अपने बचपन की सारी बातें याद है। वो क्या है ना, मैं बचपन से बादाम खा रही हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त बहुत तेज है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था बादाम खाने से सच में याददाश्त तेज होती है, वो भी इतनी कि बचपन की चीजें भी अभी तक याद है, वरना मैं भी खाता। शालिनी खामोश खड़ी रहती है, उसे डायना की बातें बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, पर वो फिर भी चुप थी क्योंकि वो अपना वक्त आने का इंतजार कर रही थी। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, अब यहीं पर खड़े रहने का इरादा है या मुझे ग्रेवयार्ड कोठी लेकर भी चलोगे? युग अपने कदम वापस से आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो चलो। कुछ ही देर में सारे लोग ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। इस वक्त सारे लोग ग्रेवयार्ड कोठी के ठीक सामने खड़े हुए थे। डायना एकटक नजर से ग्रेवयार्ड कोठी को बाहर से निहारे जा रही थी और बाकी के लोग डायना पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि डायना ऐसे ग्रेवयार्ड कोठी में क्या देख रही थी कि उससे उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। डायना ग्रेवयार्ड कोठी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, अमेजिंग, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये ग्रेवयार्ड कोठी। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, ये ग्रेवयार्ड कोठी जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी है। डायना धीमे से कहती है, मुझे डरावनी चीजें पसंद हैं। युग बौखलाहट के साथ बोलता है, क्या कहा डायना तुमने? डायना बात को बदलते हुए कहती है, ये वही कोठी है ना युग, जहाँ पर रहकर अनुराग अंकल तुम्हारे पापा यक्षिणी पर कहानी लिख रहे थे और उस यक्षिणी ने उन्हें मार दिया था। अगले ही पल युग मायूस हो जाता है, कुछ पलट कर नहीं कहता है, पर युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डायना समझ गई थी कि युग का क्या जवाब था। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा की लाश तक किसी को नहीं मिली थी और उनकी मौत के बाद ही 3 धर्म गुरुओं ने उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया था। शालिनी बड़े गौर से डायना की बातें सुन रही थी, पर कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि डायना को इतना कुछ कैसे पता था। डायना अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, तुमने ग्रेवयार्ड कोठी खोली थी तो उसकी साफ सफाई तो जरूर करी होगी। आखिर 13 साल बाद जो खोली थी, क्या तब तुम्हें तुम्हारे पापा की लाश मिली थी? युग मायूसी के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं डायना, नहीं मिली थी। डायना तुरंत पलटकर पूछती है,
तो फिर क्या वो किताब मिली जो तुम्हारे पापा यक्षिणी पर लिख रहे थे? युग उसी लहजे में ही कहता है, नहीं मिली थी, बस उस किताब की पांडुलिपि के कुछ पेजेस मिले थे। डायना पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही शालिनी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो धड़धड़ाते हुए डायना पर भड़कते हुए कहती है, डायना आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? डायना अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, वो तो बस ऐसे ही। शालिनी डायना को घूरते हुए कहती है, ऐसे ही या फिर कुछ और ही बात है? शालिनी डायना पर तंज कसते हुए कहती है, तुम्हें अनुराग अंकल की मौत के बारे में कैसे पता चला? क्या ये भी बचपन में ही प्रशांत अंकल ने बता दिया था कि अनुराग अंकल यक्षिणी पर कोई कहानी लिख रहे हैं और यक्षिणी ने उन्हें मार दिया? डायना शालिनी की बात को हंसी में टालते हुए कहती है, तुम भी ना शालिनी बड़ी मजाकिया हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? अनुराग अंकल के शांत होने से पहले तो प्रशांत अंकल शांत हो गए थे ना, तो वो कैसे मुझे ये सब बातें बताते? शालिनी डायना को घूरते हुए ही पूछती है, फिर किसने ये बातें बताई? डायना उसी मुस्कान के साथ कहती है, बिंदु ने। मैंने कहा था ना, वो फोन पर सब कुछ मुझे बताते रहती है। शालिनी धीरे से कहती है, वाह सही है, तुम्हें यहाँ पर आने से पहले ही यहाँ की बहुत जानकारी हो गई है। तुम यहाँ पर सिर्फ बिंदु से मिलने आई हो या फिर किसी और मकसद से? तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लगते। डायना शालिनी की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे इरादे बड़े नेक हैं शालिनी, मेरी लूसी की तरह। हम दोनों कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, बस लोग ही हमें अशुभ मानते हैं। शालिनी पलटकर कुछ कहती है, उससे पहले ही युग कहता है, अब तुम दोनों यहीं पर खड़ी रहकर बातें करती रहोगी या अंदर भी चलोगी? युग वापस से डायना के दोनों बैग उठाते हुए कहता है, आओ डायना, मैं तुम्हें पूरी ग्रेवयार्ड कोठी घुमाता हूँ। डायना युग के पीछे पीछे अपनी बिल्ली के साथ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। शालिनी वहीं पर खड़ी रहती है। कछुआ और कायर भी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाते हैं। शालिनी को बाहर खड़े होकर ही दिखने लग गया था कि युग ने डायना को ग्रेवयार्ड कोठी दिखाना शुरू कर दिया था। उसे शालिनी की जरा भी चिंता थी ही नहीं कि शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आई भी है या नहीं। वो डायना को ग्रेवयार्ड कोठी दिखाने में खुश था। ये सब देखकर शालिनी बाहर से ही आग बबूला होने लग जाती है। उसने सोच लिया था कि वो अभी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाएगी और युग को डायना के पास से दूर कर देगी। शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है और ये हलचल उसके पीछे से सुनाई दी थी। शालिनी तुरंत पीछे मुड़ जाती है और देखती है कि उसके सामने जो काला झाड़ी जंगल की झाड़ियां थी वो हिल रही थी, जैसे वहां पर कोई हो। शालिनी अपने कदम उस तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कौन है? कौन है वहां पर? आदमी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं हूँ, मैं हूँ।